फुप्पो को इस हालत में अपने सामने देखकर मैं जोशीला हो गया और जल्दी से उन पर सवार हो गया। वो मेरा तीर थाम चुकी थी और निशान पर जैसे ही रखने लगी तो उनकी आवाजें फैल गई। कुछ देर बाद ही मेरा तीर निशाने से निकल गया। मेरा नाम महबूब है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहावलपुर में रहता हूं। मेरी शक्ल सूरत काफी अच्छी है और मैं दिखने में बहुत पुरकशिश और बहुत जवान लगता था। मैं बहावलपुर के गांव वाले इलाके में रहता था, जबकि मेरी पढ़ाई शहर में हुई थी। मैं शहर में अपनी पढ़ाई करता था और एक अच्छा तालिब इल्म था। मुझे पढ़ाई का काफ़ी शौक था और इसी वजह से मेरे अब्बा भी आगे पढ़ाने पर आमादा हो गए थे। मुझे उस बात की काफ़ी खुशी थी और यही कोशिश करता था कि मैं आगे पढ़ूं। मैं कॉलेज पहुंच गया था, जबकि कॉलेज में हम लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ाई करते थे। मैं पहले तो बहुत शर्माता था और लड़कियों को देखता भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त बनते रहे और मैं भी उनके साथ रहकर अब पक्का हो चुका था। वो लोग काफ़ी लड़कियों से दोस्ती करते थे, पर मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी, सिवाय एक लड़की के जो मेरी फुफ्फो थी। उनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उनका नाम सुमेरा है और वो काफ़ी खूबसूरत हैं। उनकी शादी कुछ अरसा पहले हो गई थी, पर वो हमारे घर आती रहती थी और वो अपनी उम्र से बहुत जवान लगती थी। मैं सिर्फ उनके साथ ही अटैच था और हर बात उनसे शेयर करता था। लेकिन कॉलेज के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया था और वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अब वो मेरा पीछा क्या करती थी? उस वक्त तक मुझे भी लड़कियों में दिलचस्पी हो गई थी। वो लड़की मुझे काफ़ी पुरकशिश लगती थी। जब भी मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता था, वो दिखने में मुझे काफ़ी अमीर घर की लगती थी। ये सोचकर मैंने उससे दोस्ती कर ली थी और अब हमारी काफ़ी बातचीत हो जाती थी। हम लोग ब्रेक में एक दूसरे से मिलते थे और काफ़ी बातचीत करते रहते थे। मेरी फुफ्फो एक दफ़ा हमारे घर आई तो वो मुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखने लगी। जब उन्हें लगा जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ, वो मुझसे पूछने लगी थी। जब मैंने उनसे कह दिया था मुझे उन्हें एक राज की बात बतानी है, मेरी फुफ्फो भी परेशान हो गई थी कि ये कौन सी राज की बात है जो उसे बतानी है। उस पर मैंने उन्हें बताया कि बात यह है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। तो फुफ्फो हैरान हो गई थी। कहने लगी कि मैं बहुत मीसना हूँ और उनसे ये बात छुपाई है, पर मैं अब माफ़ी मांगने लगा था। मुझे ये बात उनको बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बता सका था। मेरी फुफ्फो मुझसे कहने लगी वो लड़की कैसी है और क्या वो उनसे भी खूबसूरत है? पर मैंने फुफ्फो को साफ साफ कह दिया था कि वो उनसे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, बल्कि मैंने उसे गर्लफ्रेंड एक वजह से बनाया है। मेरी फुफ्फो ने मेरी बात सुनी और हैरान हो गई कि वो कौन सी वजह है। इस पर मैंने उन्हें कहा कि जब वो पक्की पक्की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, तो ही मैं उनको वो बात बताऊंगा। मैंने ये कहकर फुप्पो को और भी हैरान कर दिया था। मेरी फुप्पो वापस घर चली गई थी। अब मेरी गर्लफ्रेंड से रोज़ रात को भी बातचीत होती रहती थी। मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रोज़ ही बात किया करूं, ताकि किसी और के पास न चली जाए और मेरे साथ उसका ब्रेकअप ना हो जाए। ये बात मुझे डरा कर रखती थी और इसी वजह से मैं रोज़ ही उससे बात करता था और उसे यही कहता था कि वो मेरे लिए मेरी दुनिया है। मेरी सालगिरह आने वाली थी। इस पर मैंने उसे कह दिया था कि मैं इस सालगिरह पर मैं उसके साथ एक अच्छा सा वक्त गुजारूंगा और एक डिनर करूंगा, पर उसने इनकार कर दिया था और मेरे ख्वाबों को मार दिया था। लेकिन अगली बात सुनकर मैं और भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा देगी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया था और अपनी सालगिरह का इंतज़ार करने लगा था। जैसे ही मेरी सालगिरह का दिन आया तो उसने मुझे एक चाबी दी थी। मैं हैरान हो गया था। वो चाबी एक बाइक की थी। मैं खुश हो गया था, लेकिन अगले ही दिन उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी थी
کہ اب میں اس کی بات مانوں گا اور اس کے ساتھ ایک اچھے سے ہوٹل میں جاؤں گا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کہ وہ مجھے ہوٹل کیوں بلانا چاہتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتی ہیں جس سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میں اس کی بات سے کچھ سمجھ نہیں پایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے صاف لفظوں میں بتائے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے اپنا بنا لوں، اسی لیے وہ ایک رات ہوٹل میں میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں یہ سن کر شوق ہو گیا تھا اور اس سے کہنے لگا یہ سب تو شادی کے بعد ہوتا ہے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں گا۔ اس پر وہ کہنے لگی مجھے یہ سب جیسے بھی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہی ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو یہ میرے ہاتھ سے لاٹری نکل نہ جائے اور کیا پتا وہ مجھ سے بائک بھی واپس نہ لے لے۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہی کر کے رہوں گا، پر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ یہ سب کس طرح کروں گا۔ مجھے کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ میں نے ان سے 3 دن کا وقت مانگ لیا تھا اور اس نے بھی مجھے ٹائم دے دیا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا اور اس بار میں نیٹ سے دیکھنے لگا تھا، لیکن وہ سب کچھ ہی بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ میری پھپھو بھی ان دنوں میرے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی، اب ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان کے گھر رہنے والا کوئی حال نہیں ہوتا تھا اور وہ ہمارے گھر اے سی کے مزے بھی لیتی تھی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ کافی مزہ آتا تھا۔ انہوں نے مجھے نیٹ پر کچھ سرچ کرتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے میری گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ملنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ میری پھپھو حیران ہو گئی تھی اور ہنسنے لگی کہ میں اتنا بچہ بھی نہیں ہوں جو مجھے پتہ نہ چل سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھی ایک حد تک صحیح تھی، پر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے طریقہ آتا ہے، پر میں پریشان ہوں کہ پہلی دفعہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس نے میرا مذاق اڑانا ہے۔ میری پھپھو کو بات یاد آ گئی جو میں نے ان کو بعد میں بتانے کا کہا تھا۔ اس پر اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ وہ لڑکی کافی امیر ہے اور وہ مجھے بائک بھی اس نے گفٹ کی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس سے ملتے ہوئے مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور وہ مجھے چھوڑ دے۔ پھپھو میری بات پر راضی ہو گئی تھی اور کچھ دیر سوچنے لگی تھی۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ان کے روم میں آؤں تو وہ مجھے تفصیل سے بتائے گی کہ آخر کرنا کیا ہے۔ میں کافی حیران ہو گیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں میری پھپھو کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا تھا، پر میں مجبور ہو کر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں ان کے روم میں گیا تو ان کے روم میں کافی اندھیرا تھا اور ایک بلب چلا ہوا تھا، صحیح ماحول بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا، لیکن میری نظریں جیسے ہی پھپھو پر گئی تو مجھے دھچکا لگا تھا کیونکہ وہ نائٹ ڈریس پہن کر وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی خوبصورتی اس ڈریس میں اور بھی چمک رہی تھی۔ ان کا حسن میرے سامنے تھا اور یہ دیکھ کر میری چمک اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ پھپھو مجھے اپنے پاس بلانے لگی تھی۔ میں کچھ جھجک کر ان کے پاس جانے لگا تھا، لیکن اچانک ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ خود کو اور بھی آزاد کر رہی ہو، اور یہ سوچ کر مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب میں انہیں محسوس کرنے لگا تھا اور بے چینی اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے سکھانے لگی تھی اور اب کچھ تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا، میں بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ان سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ کافی خوش ہو رہی تھی اور عجیب سی آوازیں آنے لگی تھی۔ مجھے بھی سکون آنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ان سے الگ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ میں خوش ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی میری بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہر طریقے سے کروں۔ تبھی میں انہیں کہنے لگا اگر میری گرل فرینڈ نے مجھے کسی اور طریقے سے کرنے کا کہا تو میں کیا کروں گا؟ تو وہ کہنے لگی دیکھو تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہر طریقے سے کر کے دکھاؤں گی۔
इस तरह वो नेट से सर्च करने लगी थी। कुछ देर बाद ही वो एक तरीका दिखाने लगी और कहने लगी, देखो, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मुश्किल भी नहीं होगी और तुम्हें खूब सुकून आएगा। मैंने जैसे ही ये देखा तो उनसे कहने लगा, ये तरीका तो बहुत ही मुश्किल है, मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो बहुत ही वक्त लग जाएगा। जब वो कहने लगी, देखो, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ और फिर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी कर लेना। इस तरह अब वो मेरे साथ वो सब करने लगी थी और मुझे सिखाने लगी थी। मैंने जैसे ही उन्हें इस तरह देखा तो हैरान ही हो गया था। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं उन्हें अब सही तरह से देख रहा था। मैंने पहली दफ़ा उन्हें इस तरह देखा था। वो मुझे हर स्टेप सिखा रही थी। इस तरह मैं आसानी से सब कुछ सीख गया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करने लगा कि फूफो, अगर आप मुझे ना सिखाती मुझे बहुत मुश्किल होनी थी और मैं कभी सीख ना पाता। लेकिन फूफो कहने लगी, देखो, मैंने तुम्हें सिखा तो दिया है, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ किसी और को बताया तो फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ गलत है। मैंने तो तुम पर तरस खाकर तुम्हें सिखाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई मुश्किल का सामना करना पड़े। मैं उनके पास जाने वाला था जब वो मुझे अपने पास बिठा चुकी थी और कहने लगी कि एक बात तो बताओ। ये सुनकर मुझे पसीने आने लगे थे। ना जाने वो मुझसे क्या पूछना चाहती थी, पर वो कहने लगी, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? मैंने एक नज़र उन्हें देखा तो अब मैं उन्हें गौर से देखने लगा था। उनके फुटबॉल बहुत ही बड़े थे। मैं देखते साथ ही उन्हें महसूस करने लगा था और उन पर झुक गया था। वो बहुत खुश होने लगी थी। वो शायद यही चाहती थी। तभी कुछ देर बाद कहने लगी कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि फूफो, आप अपने साथ उस लड़की का मुवाजना नहीं कर सकती, क्योंकि वो लड़की तो बहुत ही बच्ची है, उसके तो आगे कुछ भी नहीं है। यूं मेरी फूफो मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी और कहने लगी कि देखो, जब भी तुम्हें खेलना हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इस तरह मैं वहाँ से चला गया था। मैं बहुत पुरजोश था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकता हूँ और मैं बिल्कुल भी तैयार हो गया था। मैंने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ अपने साथ रख ली थी ताकि गर्लफ्रेंड को मुश्किल में ना डाल पाऊँ। इस तरह कुछ दिन बाद मैं उसके पास उस होटल में चला गया था। मैंने होटल तैयार करवा लिया था और उसे सरप्राइज़ दिया था, पर वो मुझसे कहने लगी कि मैं कैसे कपड़े पहनकर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी फूफो की वो नाइट ड्रेस याद आने लगी थी। तभी मैंने उनको कह दिया था कि तुम एक ऐसे लिबास में आना जिसे देखकर मैं मदहोश हो जाऊं। इस तरह जैसे मेरे सामने वो आई तो उसे उन कपड़ों में देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जालीदार लिबास सब कुछ दिखा रहा था। मैंने खुद को काफ़ी संभाला था और फिर कुछ देर बाद ही मैं उसकी तरफ माइल हो गया था। अब मेरे सामने वो खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा तो मुझे तो वो फुफ्फो की याद आ रही थी, क्योंकि वो तो उस लड़की से काफ़ी बेहतर थी। लेकिन मैंने उनके साथ ये सब करना था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वो बाइक मेरे हाथ से चली जाए। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी उसके साथ वो सब किया। वो मेरी बहुत तारीफ़ करने लगी थी और वो कहने लगी थी कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम ये सब इतने अच्छे तरीके से करोगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम इसमें बहुत माहिर हो। उसकी बात सुनकर मैं घबराने लगा। कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ। मैंने तो पहले कभी भी नहीं किया है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम आखिरी और पहली लड़की हो, और कुछ गलत ना समझो। जब वो कहने लगी, हाँ, मैं मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जैसे ही तुमने ये काम किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम इस काम में बहुत माहिर हो। मैंने उससे कहा कि मर्दों का काम ही यही होता है, वो इस काम में बहुत ही माहिर होते हैं। इस तरह मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा काम करने लगा। कुछ देर बाद ही वो थक गई थी। कहने लगी कि अब मैं जान गई हूँ कि तुम मुझे सारी ज़िंदगी खुश रख सकते हो, इसीलिए तुम वापस जा सकते हो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात का मान रखा और मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैंने उनसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी बीवी बना लूँगा और फिर हम सारी ज़िंदगी यही करेंगे।
वो बहुत ही शर्माने लगी थी। वो बहुत अमीर थी, उसका घर काफ़ी बड़ा था। उसके अब्बा एक बिजनेसमैन थे। वो अपने अब्बा की इकलौती औलाद थी, तभी तो उसके अब्बा उस पर जान निछावर करते थे। इसी वजह से मैं यही चाहता था कि मेरी उससे शादी हो जाए। अगर इस तरह हो जाता तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती। तभी मैं उसे कभी भी खोना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैं मजबूरन उसके साथ ये सब कुछ करता रहा। और मैंने फैसला ही कर लिया था कि मेरी शादी इसी से ही होगी। मैंने अपने अम्मा अब्बा को भी बता दिया था। मैंने जैसे ही फुप्पो को बताया कि मैंने उसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, वो भी खुश हो गई थी और वो कहने लगी थी कि तुम मुझे कभी मत भूलना। बेशक तुम उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, लेकिन मेरे साथ बिताए हुए वो पल तुम कभी ना भूलना। मैंने फुप्पो को कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर मैं आपके साथ वो सब ना करता तो मैं कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख सकता था। इस तरह मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बाइक भी ले लेती, जिसके साथ साथ मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी अंधेरा छा जाता। लेकिन अब मैं अपना मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहा था और यूं वो खुश हो गई थी। अब मैं फुप्पो को भी बहुत ज़्यादा तोहफे देता रहता था। इस तरह मेरी उससे शादी की बात पक्की हो गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही खुश हो गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं उस पर कम और उसके पैसों पर ज़्यादा मरता हूँ। मैंने एक रोज़ उससे कह दिया था कि देखो, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जहेज़ में एक गाड़ी लेकर आओ। ये बात सुनकर वो परेशान हो गई थी। कहने लगी कि मैंने अब्बा के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं और अगर अब दोबारा मैंने अब्बा से गाड़ी की फरमाइश की तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। पर मैंने उनसे कह दिया, देखो, मैं तुमसे हर कीमत पर शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पर देखो मेरे पास तो बाइक है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम जैसी नाजुक लड़की को बाइक पर घुमाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी हो जिसमें मैं तुम्हें घुमाऊँ। मेरी बात पर वो कहने लगी कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने अब्बा से ज़रूर बात करूँगी और अपने जहेज़ में गाड़ी ही लेकर आऊँगी। यह सुनकर मेरा दिल खुश हो गया और झूमने लगा था। मैंने जाकर फुप्पो को बता दिया था कि देखना, अब तो वो गाड़ी लेकर ही आने वाली है। फुप्पो भी खुशी से पागल होने लगी थी। कहने लगी, देखो, अगर तुमने पहले मुझे झूले ना दिलवाए तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। इसीलिए पहले तुम मुझे ही सैर करवाने के लिए लेकर जाओगे। मैंने उनसे कह दिया था कि पहले मेरी बीवी गाड़ी लेकर तो आए। इस तरह मेरी गर्लफ्रेंड अब मुझे रोज़ ही बताती थी कि उसके तो अब्बा नहीं मान रहे, पर मैं उसे यही फोर्स करता था कि देखो, अगर इस तरह किया तो फिर शादी का क्या फ़ायदा, क्योंकि मैंने तो यही ख्वाब देखा था कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। पर अगर तुम गाड़ी नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि तुम बाइक पर कैसे जाओगी? तुमने तो आज तक बाइक पर बैठना सीखा भी नहीं होगा। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगी, मैं बाइक पर भी खुश रहूँगी। लेकिन मैंने उसके आगे बहुत ज़िद की थी और इस तरह उसने मेरी ज़िद मान ली थी और उसके अब्बा तैयार हो गए थे और वो जहेज़ में गाड़ी लेकर आई थी। वो गाड़ी बहुत ही आला थी। मेरे रिश्तेदार मेरी किस्मत को देखकर रश करने लगे थे। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, जिसकी वजह से हर कोई अब उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था। वो मेरी बीवी बन गई थी, पर मैं जानता था कि मैंने अपनी गाड़ी पर पहले फुप्पो को सैर करवाना है। तभी मैंने अपनी बीवी को कह दिया था कि देखो, मैं तुम्हें इस गाड़ी पर अभी नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे ज़िद की है कि तुम पहले हमें सैर करवाओ। इस बात पर मेरी बीवी का मूड बन गया था। कहने लगी, मैं इतनी मिन्नतें करके अपने अब्बा से ये गाड़ी लेकर आई हूँ, लेकिन तुम ऐसे करोगे? मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मैं क्या करता? अगर मैं फुप्पो को अपने साथ ना लेकर जाता तो मैं उनका वो एहसान कभी चुका ना पाता। मुझे लगता था कि ऐसा करके मैं उस एहसान का बदला चुका सकता हूँ। इस तरह मैं उन्हें उस गाड़ी पर लेकर गया था और अपनी बीवी को नाराज कर चुका था, पर मैं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे कैसे राजी होगी। इस तरह मैं फुप्पो को घुमाकर जैसे ही वापस लेकर आया तो राहत को बीवी के पास चला गया था। मैंने उसे राजी करने के हर तरीके अपना लिए थे। यूं वो मुझसे राजी भी हो गई थी। यूं हमारा दिन खुशी से गुजरने लगे थे।
पर एक रोज फुप्पो कहने लगी, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। क्या तुम्हें वो याद नहीं है जब मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया था, उसको खुश कैसे रखते हैं। मैं अपनी फुप्पो को राजी करने लगा कि मैं कभी नहीं भुला सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि मैंने आपके साथ अपनी ज़िंदगी के वो पल इंजॉय किए हैं जो मैं अपनी बीवी के साथ भी नहीं कर सकता था। वो कहने लगी कि मुझे इस बात का सबूत दो। मैं वैसे तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैंने फुप्पो की बात का मतलब समझ लिया था। तभी मैं फिर से उनके साथ वो सब करने लगा था। इस तरह अब मैं छुपकर अपनी फुप्पो के साथ वही करने लगता था। वो जब भी हमारे पास आती थी तो मैं उन्हें खुश रखता था और इस तरह उनका मूड भी अच्छा रहता था। मेरी बीवी को शक होता था। कुछ ही अरसे बाद मेरी बीवी उम्मीद से हो गई थी, लेकिन अब वो तंग आ गई थी क्योंकि वो जान गई थी कि मेरी नज़र उसके पैसों पर थी और मैं उसकी दौलत पर मरता था। तभी तो मैं उससे शादी करना चाहता था। अब तो कभी कभार वो मुझ पर गुस्सा होकर यही कहती थी कि काश मैंने तुम्हें पहचान लिया होता, तो तुम्हारा असली रंग देख लिया होता तो। पर मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, उसी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली थी। पर अब मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे नहीं बल्कि तुम मेरे पैसों से मोहब्बत करते हो। तभी तो तुम अपने रिश्तेदारों को मुझसे ज़्यादा तरजीह देते हो। लेकिन मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर वो हमारे घर से चली गई तो उसके साथ साथ ये सारी अय्याशियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए मैं उसे मना लेता था। शुक्रिया दोस्तों।